हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 1 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस सेशन को ज्वाइन करें और बाकी लोगों को भी बोलिए कि डेली करंट अफेयर्स रोजाना फॉलो करें ताकि आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। पहली न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और इन ऐप्स में टिकटॉक, हेलो, शेयरिट और वीचैट जैसे जो ऐप्स हैं वो शामिल हैं। और ये जो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है उसके पीछे कुछ मुख्य कारण ये है कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निर्णय लिया गया है। दूसरा कि जो डेटा की सुरक्षा है उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं और 130 करोड़ भारतीयों की जो गोपनीयता की जो सुरक्षा है, इन सब को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी कारण ये निर्णय लिया गया है। इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है, क्योंकि जितने भी ये ऐप्स होते हैं इसमें जब आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप बहुत सारी चीजों के लिए परमिशन देते हो। तो इसी वजह से अब इतने सारे भारतीय हैं जिनकी जो प्राइवेसी है उसको खतरा है। तो इसी वजह से ये जो ऐसे ऐप्स हैं जो दुर्भावनापूर्ण ऐप्स हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है, इसने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अवरुद्ध करने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी है। साथ ही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-IN, जो इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसको सार्वजनिक आदेश के मुद्दों पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में नागरिकों से कई प्रतिनिधित्व मिले हैं। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जो CERT-IN है यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कार्य करती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ये CERT-IN जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य काम ये है कि जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनसे ये डील करती है, इसीलिए इसका नाम भी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, इनमें से कौन उसमें शामिल है। टिकटॉक, हेलो, शेयरिट, उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को दुख भी हो रहा होगा क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया है। जो लोग काफी टिकटॉक पे लगे रहते हैं शायद उनको अब थोड़ा पढ़ाई की और ध्यान देना चाहिए। फटाफट से आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर PC महालनोबिस के अमूल्य योगदान की याद में हर साल उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय है वो है सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, और SDG 5 यानी कि लैंगिक समानता को प्राप्त करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस अवसर पर PC महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार भी स्थापित किया गया है। और जो PC महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन है, डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो C रंगराजन है, जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनको PC महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है क्योंकि उनका जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में। चलिए हम लोग इससे जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। 5 जून, 10 जून, 20 जून या 29 जून। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 29 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, और 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्नलिखित में से किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। पीसी महालनोबिस, एस विश्वेश्वरैया, के कामराज और सरदार पटेल। फटाफट से कमेंट करिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पीसी महालनोबिस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं इसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और सरदार पटेल के नाम पर अवार्ड भी है, नेशनल यूनिटी अवार्ड्स। नेशनल यूनिटी अवार्ड सरदार पटेल के नाम पर है, वो स्टैब्लिश किए गए थे 2019 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? सी रंगराजन, उर्जित पटेल, वाईएस रेड्डी और एनके सिंह। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। और जो एनके सिंह है वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को हर साल मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे। यह दिन जो है हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और विश्व क्षुद्रग्रह दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि जो क्षुद्रग्रह प्रभाव खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही विश्व स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना है। 30 जून 1908 में साइबेरियाई तुंगसुका घटना, जो कि हाल ही में इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक ज्ञात क्षुद्रग्रह संबंधित घटना है, उसकी वर्षगांठ के अवसर पर इस दिन को आयोजित किया जाता है। तो यह घटना 30 जून 1908 को हुई थी। तो हो सकता है इससे जुड़ा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2016 में अपने प्रस्ताव में हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर क्षुद्रग्रह दिवस बनाने के लिए घोषित किया गया। क्षुद्रग्रह क्या होती है? छोटी चट्टान जैसी संरचनाएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टेरॉइड को। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। 1 जुलाई, 15 अगस्त, 16 सितंबर और 30 जून। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 30 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है भारत में। 15 अगस्त को हम सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। भारत और फ्रांस के विदेश सचिव स्तर पर परामर्श वार्ता जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में संपन्न हुई है। भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और यूरोपीय मंत्रालय और फ्रांस के विदेश मामलों के जो महासचिव हैं फ्रांसवा डेल्ट्रे, उन्होंने हिस्सा इसमें लिया था। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक हित में के क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। भारत ने आपदा प्रतिरोधक संरचना के लिए फ्रांस के गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया। साथ ही फ्रांस ने 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी का स्वागत किया। हाल ही में हम लोग जानते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें भारत की जीत हुई। और जो भारत का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। फ्रांस की बात करें तो यह पश्चिम यूरोपीय देश है। यह अपने भूमध्य सागरीय तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी पेरिस है और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। यहाँ पे आप मैप पे लोकेशन देख सकते हैं फ्रांस की। इसकी जो कैपिटल है वो पेरिस है। ये अपना बॉर्डर इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और इधर स्पेन के साथ शेयर करता है। और इसका जो मेजर कोस्ट लाइन है वो इधर मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है ये बॉर्डर बनाता है अपना मेजर इधर जो कोस्ट है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देख लेते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। यह योजना अहम हिस्सा है और इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कोई भी अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो उसमें जो योगदान होता है वो केंद्र का ज्यादा होता है। तो इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए जो है उनका निवेश किया जाएगा। इससे 9 लाख कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही इसके तहत संभावित अवसर के रूप में रेडी टू ईट उत्पादों पर भी विचार किया जाएगा। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कितने रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है? 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए और 35,000 करोड़ रुपए। तो फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं और जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है VN दत्त, उन्होंने हाल ही में नोएडा में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय से पहली मोबाइल प्रयोगशाला को झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जो प्रयोगशालाएं हैं ये किसानों के घर के पास ही मिट्टी के नमूनों का निशुल्क परीक्षण करेगी। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे जो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो डेवलप होंगी और फार्मर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उनको सही तरीके से यूज किया जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि मार्केट में जो है यूरिया सबसे ज्यादा अवेलेबल है और जो किसान होते हैं वो बिना मतलब ये जाने कि जो मिट्टी में क्या कमी है उसको जाने बिना, उसमें क्या पोषक तत्वों की कमी है उसको जाने बिना वो लोग बस जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो जो है कम होती चली जाती है। तो सॉइल टेस्टिंग से क्या होगा कि मिट्टी में किस किस पोषक तत्वों की कमी है उसका पता लगाया जा सकता है और जितनी मात्रा में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उसी मात्रा में मिट्टी में वो डाला जाए। तो इससे ये लाभ एक मेजर होगा। साथ ही बात करें हम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, तो यह एक मिनी रत्न कंपनी है। यह रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायन का उत्पादन करती है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1989 में हुई थी। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष ने पहली मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का प्रारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो हैदराबाद, पटना, नोएडा या अहमदाबाद? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। कहां पे प्रारंभ किया गया है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि नोएडा। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया वेब पोर्टल शुरू किया है और ये जो नया वेब पोर्टल है ये NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए NOC जारी करेगा? पावर, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। यह भारतीय समुद्री इलाके और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाएं और अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण और उपयोग के लिए NOC जारी करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म आई हैं। एक तो आई है भारतीय समुद्री इलाके यानी कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर और दूसरी टर्म आई है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये दोनों क्या होते हैं? मान लीजिए कि यदि ये भारत की कोस्ट लाइन है तो इस कोस्ट लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, यह कहलाता है टेरिटोरियल वाटर किसी भी कंट्री के लिए। और यदि भारत की कोस्ट लाइन है तो ये भारत का टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा। यहाँ पे किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर में पूरा आधिपत्य होता है, जबकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कोस्ट लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस होता है। वो जो भी रीजन होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो पूरे होते हैं। मतलब कि वो कंट्री वहां पर जाकर एक्सप्लॉइट कर सकती है डिफरेंट रिसोर्सेस को।
तो ये मेजर डिफरेंस है टेरिटोरियल वाटर में और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई बिजली परियोजनाएं हैं, कोई सर्वेक्षण करना है, कोई वहां पर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी के जारी करने के लिए ये वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया है। और मंत्रालय ने इससे पहले हवाई सर्वेक्षण के लिए यानी कि एरियल सर्वे के लिए भी जो है एरियल सर्वे के लिए जो एनओसी है उसको इशू करने के लिए ऐसा एक पोर्टल शुरू किया था। और ये जो पोर्टल है ये एक त्वरित जो है और एक एफिशिएंट मैकेनिज्म जो है उसको स्टैब्लिश करेगा ताकि जो भी प्रपोजल आए हैं उनको फटाफट से सर्वे करके उनको जो भी एनओसी जारी करनी है वो एनओसी जारी कर दी जाए। और इस पोर्टल को जो है जॉइंटली किस किसने डेवलप किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और इंफॉर्मेटिक्स संस्थान ने यानी कि बाइसेग ने, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको मिलकर बनाया है। तो इसमें 3 मेजर इंस्टीट्यूट शामिल हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और तीसरा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय समुद्री इलाके और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान सर्वेक्षण, अन्वेषण और उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि रक्षा मंत्रालय। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। सरकार ने 7 वर्षीय फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 योजना शुरू की है और ये जो योजना है ये 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगी। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स भारत में रहने वाले व्यक्ति यानी कोई इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हो यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार से हो, कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं होगी और वो हर बॉन्ड के लिए जो ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है इसके लिए वो सक्षम होंगे, मतलब कि इसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी मौद्रिक सीमा के। इस बॉन्ड पर ब्याज हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्धवार्षिक देय होगा और 1 जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15% पर किया जाएगा। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 7 वर्षीय फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कि इसमें वार्षिक 2% की दर से ब्याज देय होगा। दूसरा, यह भारत में रहने वाले व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को किसी भी मौद्रिक सीमा के बिना कर योग्य बॉन्ड में निवेश करने में सक्षम बनाएगा। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ए यानी कि केवल 1, क्योंकि ये वार्षिक नहीं होगा। इसका जो भी ब्याज देय होगा वो द्विवार्षिक होगा। जो भी ब्याज होगा इस पे वो अर्धवार्षिक होगा यानी कि हाफ ईयरली होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन इकाई का विकास किया है और ये जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है ये CSIR की एक लैब है जो पुणे में स्थित है और वहां के वैज्ञानिकों ने ये एक पोर्टेबल ऑक्सीजन जो है इकाई ये विकसित की है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका उपयोग घरों, अस्पतालों और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सकता है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसकी खासियत है, मेजर स्पेशलिटी है कि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो मांग है उसको कम करने में ये मदद करेगा और इसको दूर दराज के क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की पहुंच को सुनिश्चित करेगा ये पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट। और इस पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट में 0.5 से लेकर 15 लीटर प्रति मिनट की दर से 35 से 40% ऑक्सीजन प्रवाहित यह कर सकती है। तो ये काफी एफिशिएंट जो यूनिट है ये डेवलप की गई है।
बात करें राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की, तो ये भारतीय सरकारी प्रयोगशाला है और ये CSIR की एक लैब है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक सदस्य परिषद की एक प्रसिद्ध सदस्य के रूप में जाना जाता है। ये यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर है ये CSIR का। इसे 1950 में पुणे में स्थापित किया गया था। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उसमें जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं आप उनको जरूर पढ़िए, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? काफी चर्चा में रही है ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुणे। अगली न्यूज देखते हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनलॉक 1 जो है वो जो 30 जून को समाप्त हो जाएगा और अनलॉक 2 है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और इसमें अनलॉक 2 में क्या होगा, जो और एक्टिविटीज हैं उनको अलाउ कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ नॉन कंटेनमेंट जोन्स में, जबकि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उसमें जो लॉकडाउन है वो 31 जुलाई तक बना रहेगा। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं। मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के जो अन्य स्थान हैं वो बंद रहेंगे। और सिमिलरली जो सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही 31 जुलाई तक जो भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान है वो भी बंद रहेंगे। साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार रात के कर्फ्यू की जो समय सीमा है उसमें और ढील दी जा रही है। अब जो कर्फ्यू होगा वो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू होगा। लेकिन ये जो छूट दी गई है ये सब नॉन कंटेनमेंट जोन्स में है। क्षेत्र के आधार पर दुकानों में एक बार में 5 से अधिक लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो लोग ज्यादा लोग को दुकान में एंटरटेन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से प्रभावी कार्य करने की अनुमति होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से जो चीजें खुली रहेंगी और कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। देश में अनलॉक के संबंध में दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक कार्य और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं 1 जुलाई के वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। उसके साथ हमने जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो भी हमने देख लिए हैं। रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए और बाकी लोगों को भी बोलिए कि रोजाना इस सेशन को ज्वाइन किया करें। सभी के लिए ये फायदेमंद होगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस सेशन को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए और आप जो भी पढ़ रहे हैं आपके लिए वो सफिशिएंट हो और आपको डिफरेंट सोर्सेज रेफर ना करने पड़े। और इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये न्यूज अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF को, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पर विजिट करके इसको पढ़ भी सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।